वेलकम टू साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम स्टार्ट करें जीपीसीआर को। वैसे तो जीपीसीआर मैंने कल ही स्टार्ट किया था, बट वो था एक इंट्रोडक्शन, और आपको वो वीडियो बात करनी ही पड़ेगी यदि आपको जीपीसीआर समझना है तो। और मैं सोच रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट बुक से ही मैं आपको पीडीएफ भेजूँ। इससे होगा क्या, नोट्स में देखो जो मैंने लिखा है वो आपको समझ नहीं आ सकता है और नहीं आएगा। नोट्स किसी के भी नहीं चलते हैं, नोट्स खुद के ही बनाने पड़ते हैं। कई कई स्टूडेंट्स को मैंने सुना है कि सर अपने नोट्स दे दो या कोई और अपने नोट्स दे दो, तो नोट्स से कभी मत पढ़ो, अपने नोट्स खुद बनाओ। ठीक है, तो आपको मैं डायरेक्ट यहाँ से एक बुक से आपको ये भेज रहा हूँ, और ये द बेस्ट बुक अगर आपको सेल एंड सिग्नलिंग पढ़नी है तो। रेफरेंस बुक के बाद आपकी जो फर्स्ट नंबर पर बुक आती है वो यही है, द पाथफाइंडर है। पाथफाइंडर की बुक से ये मैंने भेजे हुए आपको, और इससे अच्छी सेल सिग्नलिंग आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। बाकी टॉपिक मुझे नहीं पता अच्छे हैं ख़राब हैं, बट सेल सिग्नलिंग सबसे बेस्ट दी हुई है इस बुक में। और सेल सिग्नलिंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप वीडियो वॉच करो। अभी आप तो न्यू हो, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की बात करो, जो थर्ड सेमेस्टर वाले उन्होंने तो पढ़े होंगे, उनके लिए तो बस एक रिवीजन टाइप है। देखो अब करना क्या है, जीपीसीआर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। आपको मान लीजिए आप यूट्यूब पर गए, और यूट्यूब पे ऐसा नहीं करना है कि आपको मेरे हर वीडियो पर जाना है, तो आप वैसे आपको सोचोगे कि कहाँ आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी या क्या होगा। आपको सिंपली करना है क्या है ना, आपको एक सेकंड, आपको सिंपली करना क्या है, आपको प्लेलिस्ट वॉच करनी है मेरी, ठीक है। प्लेलिस्ट से आपको कहीं भी और भटकने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल मेरे चैनल पर जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जाना है। और प्लेलिस्ट पर आपको सबसे पहले नंबर पर प्लेलिस्ट मिल रही है आपको सेल CSIR नेट यूनिट 4 सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग। इस पर आपको टैप करना है। इसके बाद आपके पास अभी तक मैंने 2 वीडियो डाली हुई है, इन 2 वीडियो को वॉच कर लीजिए, और इधर आपको सारा मटेरियल मिलेगा आपको, ठीक है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है सेल सिग्नलिंग के लिए, ओके। अब चलते हैं आज का टॉपिक, बहुत प्यारा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीपीसीआर। जीपीसीआर एक आपका बेस है सेल सिग्नलिंग का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आते हैं। मैं कल भी आपको एक क्वेश्चन बताया था इसका। तो स्टार्ट करते हैं जीपीसीआर। जीपीसीआर आर द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर दैट ट्रांसमिट द सिग्नल टू द इंट्रासेलुलर टारगेट बाय इंटरमेडिएटरी एक्शन ऑफ ट्राइमेरिक जी प्रोटीन कॉल्ड एज जी प्रोटीन। देखो यही तो मतलब इसका मतलब है जीपीसीआर। जीपीसीआर यानी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, यानी एक ऐसा रिसेप्टर जिसके पूंछ में, यानी जिसके सी टर्मिनल्स में अंदर की तरफ एक जी प्रोटीन लगी हुई है। जी प्रोटीन मतलब एक ऐसी प्रोटीन जो स्विच कर सकती है, यानी अपने ऊपर जीटीपी भी लगा सकती है या अपने ऊपर जीटीपी भी लगा सकती है, वो उसकी मर्जी है, क्योंकि वो एक जीटीपीएज स्विच प्रोटीन है, ठीक है। अब आगे समझिए। अब देखो जीपीसीआर के बहुत सारे सिग्नल होते हैं, मैंने कल भी डिस्कस की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, कुछ हॉर्मोन्स, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, एलएच हॉर्मोन्स, एफएसएच हॉर्मोन्स, ADH hormones and other types of receptors, hormones like smells के receptors आपके या आपके लाइट्स के, आपके टेस्ट के सभी रिसेप्टर जीपीसीआर हैं। और जीपीसीआर रिसेप्टर इज द लार्जेस्ट रिसेप्टर्स है, हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा रिसेप्टर जीपीसीआर ही हैं भाई, ओके। अब यहाँ पे देखो, जीपीसीआर एक सिंगल प्रोटीन है। ये मैं सोचना कि जीपीसीआर 7 बार क्रॉस करती है तो ये बहुत सा 7 प्रोटीन्स होंगे, नो। जीपीसीआर एक सिंगल प्रोटीन है, बट ये 7 टाइम क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो। इसके 7 टाइम क्रॉस करने से इसको हम बोलते हैं सर्पेटाइन रिसेप्टर। सर्पेटाइन यानी सर्पेटाइन के 2 मतलब निकालते हैं, कई निकालते हैं। सर्पेटाइन यानी सर्प की तरह, सांप की तरह ये क्रॉस करती है, और सर्पेटाइन का मतलब 7 टाइम भी होता है, तो 7 टाइम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, ओके। अब देखो पहला स्ट्रक्चर देखो, जीपीसीआर में कोई भी लाइगेंड नहीं है, कोई भी अभी तक हार्मोन, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं आया है। तो इसकी जो प्रोटीन होगी, जो यहाँ पर आपको दिख रही है, अल्फ़ा बीटा गामा, वो तीनों जुड़ी हुई हैं आपस में, और तीनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, जीडीपी लगा हुआ है। अगर जी प्रोटीन के अल्फ़ा सब यूनिट पर अगर जीडीपी लगा हुआ है और वो बीटा गामा के साथ चिपकी हुई है, तो ये समझ लो वो एक इनएक्टिव फॉर्म है, यानी अभी तक जीपीसीआर हमारा एक्टिव नहीं हुआ है, ओके। जैसे ही बाइंडिंग ऑफ द सिग्नल मॉलिक्यूल्स इंड्यूसेस द कॉन्फर्मेशन चेंजेस इन द रिसेप्टर, जैसे ही लाइगेंड बाइंड करेगा रिसेप्टर के ऊपर, रिसेप्टर बिहेव्स लाइक अ गैफ। मैंने कल आपको बताया था गैफ इज GEF, और GEF का मतलब होता है ग्वाइनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, यानी अब वो उस GDP को रिमूव करवाएगा और GTP को अटैच करवाएगा।
जैसे लाइगेंड आया, हमारे रिसेप्टर ने जो जीपीसीआर है, एक जीपीसीआर है, वो जीडीपी को रिमूव करवा देता है जी प्रोटीन से और जीटीपी को अटैच करवा देता है। जैसे ही उसने जीडीपी को रिमूव करवाया और जीटीपी को अटैच करवाया, हमारा अल्फा सब यूनिट बीटा गामा से डिसोशिएट हो जाएगा। आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है। अगर डिसोसिएट हो चुका है और जीटीपी बाउंडेड हो चुका है, मान लो, समझ लो वो हमारा एक्टिव हो चुका है। और एक्टिव हो चुका है तो वो सिग्नलिंग करेगा। कैसे करेगा वो आज हम समझेंगे। ये चीज़ें पढ़ने की है, आप पढ़ सकते हो, कुछ नहीं लिखा है, सिंपल जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। अब देखो आज का हमारा टॉपिक है, ये तो कल का टॉपिक था, मैंने बस एक इंट्रोडक्शन में थोड़ा आपको समझा दिया, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ जी प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद जीपीसीआर। जीपीसीआर के साथ बहुत सारी डिफरेंट टाइप की जी प्रोटीन अटैच होती हैं। पहली पर आती है हमारे पास जी एस, दूसरे पर हमारी आती है जी आई, तीसरे पर हमारे पास आती है जी क्यू एंड फोर्थ पर हमारी आती है G12 एंड G13। ये हम पढ़ेंगे। जी एस नाम से आपको पता चल रहा है, जी एस का मतलब होता है स्टिमुलेटरी, यानी ये स्टिमुलस देगा, यानी ये जीपीसीआर एक ऑन रिसेप्टर है और ये स्टिमुलेट करेगा किसको, इफेक्टर को। और इफेक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। मोस्टली जो जीपीसीआर में इफेक्टर होता है वो होता है एड्रेनालेट साइक्लेज। आपने बचपन में पढ़ा है एपिनेफ्रिन के सिग्नलिंग में। तो जो हमारा एड्रेनालेट साइक्लेज होता है, इसको कई बार हम एडिनाइलाइल सिग्नलिंग साइक्लेज भी बोलते हैं। एडिनाइलाइल, ठीक है। पहले हम पढ़ते थे ADENYL, बस नो, ADENYL, ओके। ये ऐसा नहीं लिखना, तो एडिनाइलेट लिख दो, एडिनाइलेट, ओके। तो एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है हमारा GS। अगर जीपीसीआर के साथ ऐसी प्रोटीन अटैच है जो GS वाली है, समझ लो वो एड्रेनालाइट साइक्लेज को एक्टिवेट करेगी। अब जीपीसीआर के साथ एक ऐसा जी अल्फा प्रेजेंट है जो आई सब यूनिट वाला है, मतलब वो अब एड्रेनालाइट साइक्लेज को इनविट करेगा। एड्रेनालाइट साइक्लेज को क्या करेगा, इनविट करेगा। मान लीजिए एक ऐसा जी अल्फा टी प्रेजेंट है जो टी सब यूनिट के साथ है, और टी मतलब वो एक्टिवेट करता है साइक्लिक GMP फोस्फोडाइजेस्ट्रेज को। आगे हम समझेंगे, अब ये बस आप इफेक्टर का नाम याद रखो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ समझो तो सही। पहले मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब देखो, अब आपको एक अल्फ़ा दिख रहा है, एक बीटा दिख रहा है, एक गामा दिख रहा है। जो अल्फ़ा दिख रहा है ये मान लीजिए अल्फ़ा एस वाला है, तो ये एड्रेनालाइट साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। ये अल्फ़ा अगर आई वाला है तो एड्रेनालाइट साइक्लेज को इनविट करेगा। मान लीजिए ये टी वाला है, यानी जी अल्फ़ा टी, तो ये फोस्फोडाइजेस्ट्रेज को एक्टिवेट करेगा, ओके, ऐसे। और अगर मान लीजिए ये क्यू वाला है तो ये आपका फोस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करेगा, PLC को, ओके, लिखा होगा यहाँ पे नीचे। जो बाकी पढ़ने की जरूरत है, जो मैंने बताया वही पढ़ने हैं। GQ यानी एक्टिवेट करेगा फोस्फोलाइपेज C बीटा को, ओके। ये हमारे टाइप्स हैं। तो सबसे पहला टाइप हम करते हैं। पहला टाइप कौन सा है, GS। और S में क्या करता है, एड्रेनालाइट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। पढ़ने की चीज़ें खुद पढ़ सकते हो, मैं बस सिग्नलिंग समझाऊंगा आपको। यहाँ पर देखो आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जीपीसीआर हमारा एक्टिव है क्योंकि लाइगेंड जुड़ा हुआ है। जीपीसीआर एक्टिव है तो यहाँ पर आपका अल्फा बीटा गामा अलग अलग हैं। अल्फा के ऊपर कौन सा सबमिट जुड़ा हुआ है, जीटीपी जुड़ा हुआ है। और एक खास बात, ये कौन सा है, एस पढ़ रहे हैं हम, एस पढ़ रहे हैं तो जीटीपी अल्फा एस हम इसको नाम देंगे। और अल्फा एस का एक ही काम है, एड्रेनालाइट साइक्लेज को एक्टिवेट करना है। एड्रेनालाइट साइक्लेज है क्या, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगा हुआ छोटा सा मॉलिक्यूल्स है जिसको हम बोलते हैं लिपिड बाउंडेड प्रोटीन्स, या लिपिड बाउंडेड, हाँ लिपिड बाउंडेड प्रोटीन है ये। और इसको एक्टिवेट करता है। और इसका काम क्या है, इसका एक ही काम है, आपने बचपन में पढ़ा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये ATP को कन्वर्ट करता है साइक्लिक AMP में। BSc की बुक्स में आपका लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, ये एपिनेफ्रिन की सिग्नलिंग में सराम आप लिखा हुआ है ये कि एड्रेनालाइट साइक्लेज कन्वर्ट ATP into cyclic AMP and cyclic AMP behaves like a second messenger, ओके। तो वही बात इधर है, इधर आप डिटेल में पढ़ा रहे हो, बस बाकी वही बात है। यहाँ पर एड्रेनालाइट साइक्लेज हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। और एड्रेनालाइट साइक्लेज हमारा एक इफेक्टर एंजाइम है जो ATP को कन्वर्ट करता है साइक्लिक AMP में। हमारे पास क्या मिल गया, हमें मिल गया भाई साइक्लिक AMP। अब हम क्या करेंगे, हमको साइक्लिक AMP मिल गया है, अब साइक्लिक AMP का टारगेट चलेगा। अब देखो, इधर देखो, ये पढ़ने वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना।
थोड़ा सा बता देता हूँ, ये जो साइक्लिक AMP है इसका टारगेट क्या होता है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ये जो साइक्लिक AMP है इसका टारगेट होता है साइटोसोल के अंदर एक तैरी हुई, मतलब साइटोसोल एक, आपको तो पता साइटोसोल क्या है, पानी है। तो पानी के अंदर एक तैरी हुई प्रोटीन है, तर रही है, घूम रही है, इधर उधर घूम रही है। वो कौन सी प्रोटीन है? प्रोटीन काइनेज ए, प्रोटीन काइनेज ए। और प्रोटीन काइनेज ए मतलब इसके पास एक काइनेज एक्टिविटी है। मैं आगे बताऊंगा काइनेज एक्टिविटी क्या होती है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। काइनेज एक्टिविटी होती है किसी भी प्रोटीन को फोस्फोराइलेट करना, यानी किसी भी प्रोटीन को फॉस्फेट ग्रुप प्रोवाइड करवाना। तो ये एक ऐसी काइनेज प्रोटीन है, मोस्टली सेराइन या थ्रीनिन काइनेज होती है। ठीक है, समझ रहे हो आप बात? नहीं समझ रहे हो तो रिलैक्स रहो, सिंपली दोबारा सुन लो। साइक्लिक AMP का एक ही काम है, एक ऐसी प्रोटीन के साथ बाइंड होना जो प्रोटीन के पास काइनेज एक्टिविटी है, और वो प्रोटीन कौन है? प्रोटीन काइनेज ए। और प्रोटीन काइनेज ए इसलिए है क्योंकि इसके पास सेराइन और थ्रीनिन काइनेज की एक्टिविटी है, यानी ये किसी भी प्रोटीन के सेराइन और थ्रीनिन रेजिड्यू के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवाने की क्षमता रखता है। ओके, अब साइक्लिक AMP हमारा आया। साइक्लिक AMP इस प्रोटीन काइनेज के 4 डोमेन होते हैं, 2 रेगुलेटरी, 2 कैटालिटिक। तो इस प्रोटीन काइनेज ए के 2 रेगुलेटरी सब यूनिट्स के ऊपर हमारा साइक्लिक AMP अटैच हो जाएगा। जैसे हमारा साइक्लिक AMP अटैच हो जाएगा, हमारे कैटालिटिक सब यूनिट डिसोसिएट हो जाएंगे और चले जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर इसका एक साथी बैठा हुआ है जो वेट कर रहा था कि कब साइक्लिक AMP प्रोटीन काइनेज ए को तोड़ेगा, और प्रोटीन काइनेज ए का सी जो सब यूनिट है वो कब मेरे पास आएगा। उसका नाम है साइक्लिक AMP रिस्पॉन्स बाइंडिंग प्रोटीन, क्रैब। क्रैब वेट कर रहा था, बैठा हुआ था इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे ही कैटालिटिक सब यूनिट प्रोटीन काइनेज ए का न्यूक्लियस में घुसा, न्यूक्लियस में क्रैब उस सी के साथ रिएक्ट करेगा और एक्टिव हो जाएगा। रिएक्ट का मतलब है सी सब यूनिट एक प्रोटीन काइनेज है और ये क्रैब के सेराइन या थ्रीनिन रेजिड्यू के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवा देगा और क्रैब हो जाएगा फोस्फोराइलेटेड क्रैब। और फोस्फोराइलेटेड क्रैब का एक ही काम है, इसको ये रिक्रूट करवा लेता है अपने सिर के ऊपर CBP को, यानी मैं लिखा भी हुआ है यहाँ पर मैंने, ये देखो CBP, क्रैब बाइंडिंग प्रोटीन। क्रैब अपने ऊपर क्या लगा लेगा? CBP लगा लेगा। और CBP असल में है क्या? CBP असल में हैट है, टोपी है वो। हैट मतलब HAT, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। और हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज मतलब ये हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफर, आपने कभी भी आपने थोड़ा सा भी मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ा होगा, तो एसिटाइल ग्रुप अगर हमारे हिस्टोन पर अटैच होगा तो वो यूक्रोमेटिन होगा। हमारा पॉजिटिव, देखो हमारी जो हिस्टोन होती है वो पॉजिटिव होती है। अब जैसे एसिटाइल नेगेटिव ग्रुप उसके साथ अटैच हो जाएगा, वो अपना पॉजिटिविटी लूज़ कर देगी और अपने DNA को, जिसने जकड़ा रखा था, उसने DNA को कंडेंस्ड रखा था। अब जैसे ही हैट आया, हैट ने एसिटाइल ग्रुप अटैच किया, हिस्टोन DNA से लूज हो जाएगी और उसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन। और जैसे हमारा स्ट्रक्चर यूक्रोमेटिन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाएगी। सिंपल बात है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट करवाता हूँ मैं, थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेट करता हूँ। ये था जीन एक्सप्रेशन, बट कई बार होता क्या है, हमारी ग्लाइकोजन सिग्नलिंग भी मैं साथ में करवा देता हूँ। कई बार होता क्या है, हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। हमारे बॉडी में यदि ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी कहती है कि जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको तोड़ो और हमें ग्लूकोज प्रोवाइड करो। तो ये काम किसको दिया हुआ है? ये काम 2 हार्मोन्स को दिया हुआ है। एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लूकागोन और दूसरा हमारा है एपिनेफ्रिन। तो ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन दोनों के रिसेप्टर GPCR से ही एक्टिवेट होंगे और दोनों का एक ही काम है कि ग्लाइकोजन को तोड़ो और ग्लूकोज बनाओ। अब थोड़ा सा बता देता हूँ वो कैसे होता है। बैक आइए। ये तो जब मैंने करवाया, ये तो जीन एक्सप्रेशन का है कि कोई ना कोई जीन को एक्सप्रेस करवाना है हमने। अब है कि ग्लाइकोजन को तोड़ना है, तो वो न्यूक्लियस में नहीं घुसेगा। अब करेगा क्या? GPCR है, GPCR इधर क्या अटैच होगा? एपिनेफ्रिन या ग्लूकागोन जो भी है वो अटैच हो जाएगा। अटैच होकर एपिनेफ्रिन क्या करेगा, इधर से सेम अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट, गामा सब, अल्फा सब यूनिट GDP बाउंडेड है से GTP बाउंडेड में जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, एडेनाइड साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, एडेनाइड साइक्लेज ATP से साइक्लिक AMP बनाएगा, साइक्लिक AMP बन गया। अब इधर ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? साइक्लिक AMP अब
प्रोटीन काइनेज ए के साथ अटैच हो जाएगा, प्रोटीन काइनेज ए के रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ अटैच होकर कैटालिटिक सब यूनिट को बना देगा। बस इधर गेम आपकी स्टॉप कर दो। अब कैटालिटिक सब यूनिट को न्यूक्लियस में मत भेजना, अब लिखते रहो जो मैं बोल रहा हूँ, अब इसको न्यूक्लियस में मत भेजना। अब कैटालिटिक सब यूनिट करेगा क्या, ये एक ऐसे एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जिसका नाम लिख लीजिए कॉपी में, जिसका नाम है फोस्फोराइलेज सॉरी ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज काइनेज, ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज काइनेज। अब देखो जैसे ही इस एंजाइम को एक्टिवेट किया गया, ये फर्दर नेक्स्ट एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, वो है ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज। और आपने बचपन में कभी भी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन पढ़ा है, कभी भी आपने ग्लाइकोजिनोलाइसिस पढ़ी है, तो आपने पढ़ा हुआ ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज करता क्या है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ओके, तो ये साइकिल भी कंप्लीट हो गया आपकी। 2 साइकिल मैंने अभी करवा दी आपको। अब 3 टर्म में है, ये 3 टर्म में आप पूरी अपनी बीएससी में पढ़ोगे, पूरे सीएसआईआर की अपनी जर्नी में पढ़ोगे, पीएचडी में पढ़ोगे, फर्दर जब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगोगे या आप प्रोफेसर लगोगे, आपको 3 टर्में आएंगी फोस्फेटेज, फोस्फोडाइजेस्ट्रेज, काइनेज एंड फोस्फोराइलेज। बेस है, बट कई बच्चों को पता होगा, कईयों को नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, सब यहाँ पर क्लियर होगा। फोस्फेटेज, फोस्फेटेज नाम से पता चला एक ऐसा एंजाइम होगा जो फोस्फेट को ब्रेक करेगा, यानी रिमूव करवाएगा। एंजाइम्स दैट रिमूव द फोस्फेट ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट। फोस्फेटेज, टेज क्या होता है, रिमूव करवाना, फोस्फेट को रिमूव करवाता है, सिंपल बात खत्म। फोस्फोडाइजेस्ट्रेज यानी एक ऐसा एंजाइम जो फोस्फेट डाइजेस्ट्रेज बॉन्ड को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा। काइनेज, काइनेज मैंने पीछे बताया, एक ऐसा एंजाइम जो फोस्फेट ग्रुप अटैच करवाएगा किसी भी सबस्ट्रेट के साथ। और फोस्फोराइलेज, फोस्फोराइलेज भी सेम फोस्फेट ग्रुप को अटैच करवाता है, बट ये किसी एटीपी से नहीं लेता है। जो काइनेज होता है वो फोस्फेट ग्रुप लेता है किससे है, वो एटीपी से लेता है, जीटीपी से लेता है। एटीपी ये जीटीपी से फोस्फेट लेकर किसी को फोस्फेट ग्रुप देना, इसको बोलते हैं काइनेज एक्टिविटी। बट फोस्फोराइलेज किसी इनऑर्गेनिक फोस्फेट से फोस्फेट लेके अटैच करवाना। देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो, लास्ट वाला देखो, किसी इनऑर्गेनिक से फोस्फेट लेकर किसी प्रोटीन को फोस्फेट प्रोवाइड करवाना, उसको बोलते हैं फोस्फोराइलेज एक्टिविटी। ओके, अब हमारे आती है नेक्स्ट जीआई। जीएस हमने पढ़ लिया, अब आता है जीआई। जो जीआई हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, कैसे होती है, इनविट्री। इनविट्री यानी अब ये एडेनाइलेट साइक्लिस को इनविट करेगा, एडेनाइलेट साइक्लिस इनविट हो जाएगा तो साइक्लिक एमपी नहीं बनेगा। ओके, देखो मेन जीपीसीआर exerts their effects by the inhibitory G proteins. Once the activated G alpha S subunit GI alpha inhibits the adenylate cyclase. ओके, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ये जो पढ़ने वाली चीज़ें खुद पढ़ लो, बस मैं जो बता रहा हूँ इसमें जो लिखा है, निचोड़ क्या है, निचोड़ ये है कि GI जब एक्टिवेट होगा ये एडेनाइलेट साइक्लेज को इनविट कर देगा, जिसकी वजह से साइक्लिक एमपी नहीं बनेगा। इसका जो बीटा गामा सब यूनिट है जो पोटासियम चैनल्स को ओपन करता है, बहुत सारे पोटासियम सेल से बाहर जाते हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन हो जाती है आपकी हाइपरपोलराइज्ड। बस इतनी केस है, इतना पढ़ना आपने। ओके, और इसका जो मोस्ट जो लाइगेंड होता है जो हमारा इनविटर सब यूनिट है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके, ये भी याद रखना। अब आती है GQ, और GQ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। GS भी इंपॉर्टेंट है बट GQ भी इंपॉर्टेंट है। GQ में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें आपका जो इफेक्टर है वही अलग है। ये पढ़ने वाली बातें इसको खुद पढ़ लेना, बस मैं सिग्नल नहीं बता रहा हूँ। इसमें हमारा इफेक्टर ही चेंज हो गया। GS में हमारा कौन इफेक्टर था, GS में हमारा इफेक्टर था एडेनाइलेट साइक्लेज, बट इसमें हमारा इफेक्टर चेंज होके कौन है, PLC बीटा यानी फोस्फोलाइपेज बीटा। और फोस्फोलाइपेज बीटा एक मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन है, मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। आई थिंक आपको यहाँ पर डायग्राम में मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं दिख रही है, बट असल में ये मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन है, ये मेम्ब्रेन के साथ चिपकी होती है। जैसे ही हमारा कोई भी लाइगेंड आया, जैसे वो लाइगेंड आया, हमारा अल्फा बीटा गामा ये 3 सब यूनिट होती हैं, अल्फा डिसोसिएट हो जाएगा बीटा गामा से, और अल्फा डिसोसिएट हो जाएगा बीटा गामा से, मतलब वो एक्टिवेट हो गया। और एक्टिवेट किसने किया, गैफ ने किया, वो तो सेम है, वो तो सेम रहेगा। गैफ ने क्या किया, जीटीपी को जीडीपी को रिमूव करवाया, जीटीपी को अटैच करवाया, सिंपल बात है। अब जैसे ही हमारा अल्फा जीटीपी अटैच हुआ, ये कौन सा है, क्यू वाला है। क्यू वाला करेगा क्या, PLC बीटा को एक्टिवेट करेगा। और PLC बीटा का काम है कि PIP2 को तोड़ देना डैग और IP3 में। आगे आप पढ़ोगे डैग और IP3 क्या है, बस जनरली मैं दे देता हूँ क्या होते हैं ये।
ये डैग और आईपी दोनों सेकंड मैसेंजर की तरह बिहेव करते हैं, जस्ट लाइक साइक्लिक एएमपी। डैग मेम्ब्रेन के साथ बाउंड्री रहेगा हमेशा, और आईपी3 एक पोलार मोलिक्यूल्स होता है जो साइटोप्लाज्म में घूमते 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 हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंच जाता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आईपी3 के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ से वो कैल्शियम को रिमूव कराता है। जैसे कैल्शियम निकल जाएगा, वो डैग के साथ मिलकर कैल्शियम प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करता है। और प्रोटीन काइनेज सी के काम आप सभी को पता होंगे। प्रोटीन काइनेज सी जस्ट लाइक प्रोटीन काइनेज ए, दोनों सेराइन थ्रीन काइनेज रिसेप्टर हैं और दोनों काइनेज एक्टिविटी रखते हैं। अब आता है हमारे पास जीटी भी एक इन्हिबिटरी होती है, बट जीटी में हमारा इफेक्टर चेंज है। अब देखना, ये पढ़ने वाली बातें खुद पढ़ लेना, मैं बस साइकिल में बताऊंगा साइकिल क्या चलती है। देखो, रोडोप्सिन एक टाइप का जीपीसीआर है, और रोडोप्सिन के साथ एक जी प्रोटीन कपल होती है जिसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसिन। तो यहाँ पर रोडोप्सिन क्या है, जीपीसीआर है, ट्रांसड्यूसिन क्या है, जी प्रोटीन है। और जी प्रोटीन भी कौन सी, जीटी वाली। जैसे ही रोडोप्सिन के ऊपर लाइट गिरी, रोडोप्सिन ट्रांसड्यूसिन हमारा एक्टिवेट हुआ, और ट्रांसड्यूसिन का इफेक्टर कौन है, फोस्फोडाइजेस्ट्रेज। और फोस्फोडाइजेस्ट्रेज उल्टा काम करता है। इधर साइक्लिक जीएमपी पहले से सेल के अंदर प्रेजेंट है, साइक्लिक एएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट करवा देता है। और जीएमपी करता क्या है, जीएमपी सोडियम चैनल को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से सोडियम अंदर नहीं आएगा, और अंदर नहीं आएगा तो डार्क करंट अंदर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह हमें दिखता है, हमें आइज़ को दिखता है लाइट विजन में, और डिम विजन खत्म हो जाता है। सिंपल यहाँ पर डायग्राम में जानते हो, इस डायग्राम्स को समझना। लाइट गिरी, कन्फर्मेशन चेंजेस हुआ रोडोप्सिन में। रोडोप्सिन क्या है, जीपीसीआर है। एक्टिवेशन हुई ट्रांसड्यूसिन की, ट्रांसड्यूसिन क्या है, जी प्रोटीन है। और किसकी एक्टिवेशन हो गई, साइक्लिक जीएमपी फोस्फोडाइजेस्टर्स के, क्या है, ये इफेक्टर है। इफेक्टर का काम क्या है, उल्टा है। हर जगह क्या हो रहा था, एटीपी से साइक्लिक एएमपी बन रहा था, इधर उल्टा होगा, इधर साइक्लिक जीएमपी से जीएमपी बनेगा। और जैसे जीएमपी बन जाएगा, ये सोडियम चैनल को बंद कर देगा। पहले सोडियम चैनल ओपन थे, जब लाइट नहीं गिर रही थी तो सोडियम चैनल ओपन थे, अब लाइट गिर गई है, सोडियम चैनल बंद हो जाएंगे, और मेम्ब्रेन हो जाएगी हाइपरपोलराइज्ड, क्योंकि सोडियम अंदर क्या होगा, कम होगा तो ज़्यादा नेगेटिविटी होगी, ज़्यादा नेगेटिविटी होगी तो मेम्ब्रेन ज़्यादा हाइपरपोलराइज्ड होगी, और ज़्यादा मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज्ड हो जाएगी तो हमें देखना, हम देख सकते हैं, लाइट विजन कर सकते हैं हम। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।